हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आपके लिए यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी का लाया हूं। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं इस प्रैक्टिस सेट में। आइए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो जितने भी यूपी लेखपाल के एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से सभी चैप्टर में से क्वेश्चंस हैं। आइए एक एक करके अब डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तीसरा प्रैक्टिस सेट यानी कि अभी तक जो हमने किया वो 75 क्वेश्चंस किए और आज अगर मिला देंगे तो हम 100 क्वेश्चंस की हिंदी की प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखा जाए तो यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में हिंदी का सेक्शन 25 नंबर का रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस कर लिए। यदि उसके हिसाब से देखें तो 3 हिंदी के हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट में क्या हुए थे, 50 क्वेश्चंस आपके लिए लाए थे। ओके, चलिए अभी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। निर्धन में कौन सी संधि है? देखिए बच्चों, कुछ अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको आप इग्नोर कर देना, है ना। निर्धन में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन व्यंजन संधि, नंबर सेकंड विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि। आप ऐसा किया करें, जब आप इस वीडियो को सेशन को जब देखा करें तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, निर्धन में कौन सी संधि है, तो आपके हिसाब से कॉपी में आप नोट डाउन किया करिए। तो पूरे क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बाद हमारे आंसर से मैच करिए, तो आपको थोड़ी ये चल जाएगा पता कि हम कितने अभी ऊपर लेवल पे हैं हिंदी के। हम यूपी लेखपाल के टॉप स्कोर पर पहुंच पा रहे हैं हिंदी के में या नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा करें तो ज्यादा आपके लिए कहीं बेटर रहेगा। तो निर्धन में कौन सी संधि है, तो देखा जाए निर्धन में बच्चों, इन संधि निर्धन का पहली बार संधि विच्छेद क्या बनेगा? निर्धन का संधि विच्छेद बनेगा, देखो आपको दिखा भी दें, साथ में हम व्हाइट बोर्ड भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। निर्धन में ये वाली संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? एक सेकेंड। निर्धन का संधि विच्छेद ये बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? निधन धन बनेगा। ओके, और यहाँ पे यदि संधि के बारे में बात करें, कौन सी संधि? यहाँ पे विसर्ग संधि है बच्चों। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो ध्यान रखेंगे। तो निर्धन में कौन सी संधि आएगी? निर्धन में संधि आएगी हमारी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने बताया आपको कि इसका निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? नि धन धन बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है बच्चों, आप बताएं। पहला ऑप्शन नील गगन, ऑप्शन सेकंड त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो आप बताएं कौन सा इसमें से कर्मधारय समास है। कर्मधारय के समास के बारे में बात कर ली तो कर्मधारय समास का क्या हो जाएगा उदाहरण? ये हो जाएगा बच्चों नील गगन। क्या हो जाएगा? नील गगन हो जाएगा। ओके, नील गगन, नीला है गगन जिसका, यहाँ पे कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा बच्चों? नील गगन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। किन्नर शब्द क्या है? किन्नर शब्द यहाँ पर बच्चों उभय लिंग शब्द है, या इसे कह सकते हैं कि तृतीय लिंग हेतु प्रयुक्त होता है। ओके,
तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अहिंसा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में लिंग जानते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बच्चों? अहिंसा क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? तो बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वीरता पर विश्वास होना। ऑप्शन बी, गड्ढे में कूदना। ऑप्शन नंबर सी, साहसिक कार्य करना। ऑप्शन नंबर 4, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ यहाँ पर है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ओके, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निर्देश, अवतरण को पढ़कर संबंध प्रश्नों 5-6 के सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने, एक क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। इस अवतरण को सही से पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इसलिए नैतिक और आत्मिक एक सेकेंड, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। विज्ञान भस्मासुर कब बन जाता है? जब व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रख कर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। आपके सामने ये रहा पैसेज पूरा। आप एक बार पैसेज को और पढ़ ले, फिर इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। चलिए पैसेज को पहले और अच्छे से पढ़े, एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा हम पढ़वा देते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव जीवन के भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? पहला ऑप्शन, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। ऑप्शन नंबर सेकेंड, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। ऑप्शन नंबर डी, मानव सभ्यता का विनाश करके। तो नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके,
तो मानव जीवन अपन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है किस तरह से? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की पहला ऑप्शन क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। नंबर सेकेंड, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। नंबर सी, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। ऑप्शन डी, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो है क्या कि अणु विस्फोट की मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन सिंचाई करना, समूल नष्ट करना, पालन पोषण करना, चापलूसी करना। तो हम बताएं, जड़ों में मट्ठा डालने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समूल नष्ट करना। समूल यानी कि जड़ से नष्ट करना, ध्यान रखेंगे। समूल यानी कि जड़ सहित उसके नष्ट करना। तो जड़ों में मट्ठा डालने का अर्थ क्या होता है? समूल नष्ट करना। आगे क्वेश्चन नंबर 8। डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ होता है। डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक साहस दिखाना, भयभीत होना, अधिक शरारत करना, बहुत खुश होना। तो डेढ़ बीता कलेजा दिखाने का मुहावरे का अर्थ होता है कि अत्यधिक साहस दिखाना। डेढ़ बीता कलेजा लाए फिर रहे हो और साहस कैसे दिखा रहे हैं, हिम्मत ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कहना खली बली हो, है ना, ऐसे यार। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाले को आप जानते हैं क्या कहते हैं? विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो ध्यान रखेंगे, जानने की इच्छा जान रखने वाला क्या कहता है? जिज्ञासु कहलाता है। ओके, सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा? पलकों को गिराए बगैर कौन सा शब्द नहीं होगा? तो पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द निर्मेश होगा, अपलक होगा, अनिमेष। ये तीनों शब्द एक ही वाक्य के लिए हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन है अनिमेष। अनिमेष एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके लिए शब्द नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, उन्मीलित होगा। क्या होगा बच्चों? उन्मीलित होगा, गलत है यहाँ पे, उन्मीलित हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उन्मीलित हो जाएगा इसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। चूल्हा शब्द का तत्सम क्या है? चूल्हा शब्द का तत्सम क्या है? चुल्ल, चुल्ही, चुलाहा, चूल्हे। तो चूल्हा शब्द का तत्सम के बारे में बात कर ले तो चूल्हा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों? चुल्ली ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुल्ली ही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। उबटन शब्द का तत्सम होगा। उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? बताएं। उबटन शब्द का तत्सम उगतन, उधरतन, उबतान, उधरतन। तो इसका बारे में बात कर लें, उबटन शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? उधरतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक, क्षमा, भौतिक, सरल। तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों? आप बताएं। कृत्रिम को क्या कहते हैं? बनावटी, तथा नैसर्गिक को प्राकृतिक कहते हैं। तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नैसर्गिक हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्षमा का विलोम दंड होता है, सरल का विलोम कठिन होता है, और भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14। पराधीन शब्द का विलोम होता है। पराधीन शब्द का विलोम क्या होता है? विजयी, स्वाधीन, जय, विपक्ष। तो पराधीन शब्द का विलोम के बारे में बात कर ले तो पराधीन यानी कि क्या हो जाएगा? स्वाधीन। तो पराधीन का विलोम क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा। जय का विलोम पराजय होता है,
पक्ष का विलोम क्या होता है? विपक्ष होता है। तो पराधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं, किसका पर्याय? सुंदर का। अब देखिए पढ़े हैं क्या कि मनोरम, मंजुल, रम्य, सुगमता। तो ध्यान रखेंगे सुगमता शब्द तो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। सुगमता यानी कि सुगम माने सरल कैसे कहते हैं, है ना? ओके, अपितु सरलता के लिए साफ सुगमता यूज किया जाता है। तो सुंदर का पर्यायवाची यहाँ पे सुगमता नहीं है बच्चों, बाकी सभी क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि में प्रयुक्त संधि कौन सी है? देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि में प्रयुक्त संधि कौन है? संधि की क्लास आपके रोहित सर ने ली थी, बताएं क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि में देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों कैसी संधि है? यहाँ पे गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अभिषेक में प्रयुक्त संधि है। अभिषेक में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो अभिषेक में इसका पहली बात, समास विग्रह करें तो क्या बन जाएगा? अभि प्लस शेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभि प्लस शेक बन जाएगा। और अभिषेक शब्द में कौन सी संधि है? ये बच्चों व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो अभिषेक शब्द में व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतःधान। देखा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से इसका शुद्ध वाक्य यदि देखा जाए तो टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो अंतर्धान होना चाहिए, अंत और धान लिखा होना चाहिए, है ना? यानी कि इस पे मात्रा उड़नी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो बच्चों ध्यान रखेंगे अंतर ध्यान होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग मेहतरी, मेहतरान, मेहतर, मेहतरा। तो मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? यहाँ पे मेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रायः एक वचन में नहीं होता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रायः एक वचन में नहीं होता है? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में, भाववाचक संज्ञाओं में, गुणवाचक संज्ञाओं में, या प्राण, दर्शन, आंसू तथा अच्छत शब्दों का? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राण, आंसू, अच्छत, दर्शन इनका प्रयोग हमेशा काय में होता है? बहुवचन में होता है, ना कि एक वचन में होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे 21, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अब तो आप भूलेंगे नहीं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या लिख के बताएं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। हाँ, अच्छा, देखिए हम लिख देते हैं अगर भूतकाल के भेद। देखिए, भूतकाल के बारे में बात। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, अगला पूर्ण भूतकाल, अगला अपूर्ण भूतकाल, अगला संदिग्ध भूतकाल, अगला हेतु हेतु मन।
ये आपके भूतकाल के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मदभूत काल होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन कहाँ था? तो भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के 6 वेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नाम से देख सकते हैं, प्रा, यानी कि इस तरह कहीं पे आपको दिख रहा है प्रा, इस तरह का जहां पे प्रा दिख जाए तो भाई उसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, उपसर्ग होता क्या है? जो किसी शब्द के पहले आकर, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में आके जुड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास के बारे में बात करने बताएं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है बच्चों। ओके, क्लास में हम लोगों ने बताया था समास पहचानने का तरीका, है ना। बिल्कुल। 24, संवत्सर का पर्यायवाची क्या है? संवत्सर का पर्यायवाची वर्ष, ऋतु, ऋतु, पर्यावरण। तो संवत्सर का पर्यायवाची यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ष है। क्या है? वर्ष है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दिए गए वाक्य में से त्रुटि का चयन करें। देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें। टाइपिंग मिस्टेक क्या हो गई? एक सेकेंड, सेंटेंस है क्या? यहाँ पे रागमो लिखा है, यहाँ पे राम को होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए यहाँ पे? राम को होना चाहिए। राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं है? इसमें बताएं। ऑप्शन आपके पास दिए हैं 4। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है या कोई त्रुटि नहीं। तो वहां पे रागमो लिखा है, यहाँ पे राम को है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप इग्नोर कर दो, है ना। तो बताएं, वाक्य में अच्छी लगती है के स्थान पर क्या हो जाएगा? अच्छा लगता है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक क्या है? यहाँ पे यही त्रुटि है। तो त्रुटि का चयन करें, अच्छी लगती है। तो राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छी जगह क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो बस यहीं पे क्या है? मिस्टेक है सेंटेंस पे। ओके, तो शुद्ध वाक्य यदि इसका बनाया जाए तो शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य बनेगा कि मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक सिर्फ यही पे है। तो बच्चों, कैसे क्वेश्चन आपको कैसे लगे इस आज के सेशन के, आप कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और हर नए वेरिएंट के क्वेश्चन हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन रिपीट करके हम नहीं ला रहे हैं, सब एकदम बिल्कुल नए क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ना। बिल्कुल। चलिए इसी सेशन को अब हम यहीं से ऑफ करते हैं। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। करंट अफेयर्स की क्लास हमारी कल के सेशन, आज के सेशन में मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी। थोड़ा कुछ हेल्थ इशू के चक्कर में, कुछ तबीयत सही नहीं थी सुबह मेरी, इसलिए थोड़ा आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कोई नहीं, ठीक है। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। तब तक के लिए बने रहिए। राधे राधे आप सभी को। गुड नाइट बच्चों।